हेलो, वेलकम टू सुमो बायोलॉजी ऑनलाइन क्लासेस। तो बेटा आज हम लोग क्लास 12 का चैप्टर नंबर 6 मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस से एक टॉपिक द एक्सपेरिमेंटल प्रूफ को डिस्कस करने जा रहे हैं। और एक्सपेरिमेंटल प्रूफ ये किस बात का कि डीएनए रेप्लिकेशन जो होता है सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन दिखाता है, सेमी कंजर्वेटिव मोड दिखाता है। ठीक है जी, इसको एक्सपेरिमेंटली प्रूव किसने किया था उस एक्सपेरिमेंट के बारे में बात करेंगे। तो पेज नंबर 104 आपका क्लास 12 का बायोलॉजी का, उसमें द एक्सपेरिमेंटल प्रूफ, इसको हम लोग आज बात करते हैं। इट इज़ नाउ प्रूवन दैट डीएनए रेप्लिकेट्स सेमी कंजर्वेटिव। ठीक है जी, ये प्रूव किया जा चुका है कि डीएनए रेप्लिकेशन जो होता है सेमी कंजर्वेटिव मोड दिखाता है। इट वॉज फर्स्ट शोन इन एकेरेकिया कोलाई एंड सब्सिक्वेंटली इन हायर ऑर्गेनिज्म। तो सबसे पहले ई कोलाई में इसको साबित किया गया, बाद में हायर ऑर्गेनिज्म में जैसे प्लांट्स में और ह्यूमन सेल्स में इस बात को सत्यापित किया गया। तो किन्होंने किया, ये क्वेश्चन आ सकता है आपसे। मैथ्यू मिचेल्सन एंड फ्रैंकलिन स्टॉल परफॉर्म द फॉलोइंग एक्सपेरिमेंट इन 1958। 1958 में मिचेल्सन और स्टॉल ने किया। दे ग्रू ई कोलाई इन अ मीडियम कंटेनिंग N15 NH4Cl, जिसमें नाइट्रोजन N15 को इस्तेमाल किया गया था। N15 जो है हैवी आइसोटोप है नाइट्रोजन का, एज द ओनली नाइट्रोजन सोर्स फॉर मैनी जनरेशन। तो इन्होंने बैक्टीरिया का कल्चर फॉर्मेशन किया और जिस मीडियम पे इन्होंने कल्चर फॉर्मेशन किया, बैक्टीरिया ग्रो कराए, उस मीडियम में जो अवेलेबिलिटी थी नाइट्रोजन की वो N15 की थी। N15 हैवी आइसोटोप है नाइट्रोजन का। The result was that N15 was incorporated into newly synthesized DNA। तो डीएनए क्या है? डीएनए आपका लॉन्ग पॉलीमर है किसका? डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोटाइड्स का। तो डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोटाइड में आपको क्या मिल रहा है? न्यूक्लियोसाइड, न्यूक्लियोसाइड प्लस फॉस्फेट मोइटी और फॉस्फेट ग्रुप। न्यूक्लियोसाइड में क्या है? न्यूक्लियोसाइड में है नाइट्रोजिनस बेस, नाइट्रोजिनस बेसेस हैं, साथ में आपकी पेंटोज शुगर है। ठीक है जी, डीऑक्सीराइबोस पेंटोज शुगर है। नाइट्रोजनस बेस आप जानते हैं प्यूरिन्स और आपके प्रिमिडिन्स, उसमें नाइट्रोजन होगा। तो नाइट्रोजन का जो सोर्स था वो N15 ही अवेलेबल थी, N14 अवेलेबल नहीं थी। तो ये जो नई सेल्स बनी और डीएनए रेप्लिकेट हुआ धीरे धीरे, जब इन्होंने कई जनरेशन तक डीएनए को मतलब नाइट्रोजन का जो सोर्स रखा N15 ही रखा, तो कई जनरेशन के बाद ऐसा सीन बन गया कि जो नई सेल्स बन रही हैं उनके डीएनए में N15 पूरी तरह से समाहित हो गया, क्योंकि N15 ही अवेलेबल था, N14 अवेलेबल नहीं था। ठीक, N15 वॉज इनकॉर्पोरेटेड इनटू न्यूली सिंथेसाइज्ड डीएनए एज वेल एज अदर नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स। तो केवल डीएनए में ही नाइट्रोजन नहीं, जिस जिस कंपाउंड में सेल में जिस कंपाउंड में नाइट्रोजन की प्रेजेंस थी वहाँ पे हैवी नाइट्रोजन की प्रेजेंस उपस्थित हो गई। This heavy DNA molecule could be distinguished from the normal DNA by centrifugation in cesium chloride density gradient। अब आप हैवी डीएनए को कैसे पहचान सकते हैं? हमारे लाइटर डीएनए से। तो जब आप डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन कराएंगे, सीजियम क्लोराइड या आपने इसमें मीडियम है, तो जितना हैवी मॉलिक्यूल, जितना हैवी पार्टिकल, जितना हैवी सब्सटेंस होगा वो उतना बॉटम पे जाके सेटल होगा, सबसे हैवी बॉटम पे, और जहाँ पे जो लाइटर होगा वो आपको अपर लेयर में मिलेगा। ठीक है जी, तो जो हैवी डीएनए मानिए यहाँ पे सेटल हो रहा है, लाइटर डीएनए यहाँ पे सेटल हो रहा है, अलग अलग जगह पे अलग अलग डेप्थ पे सेटल होंगे। इस हिसाब से आप हैवी नाइट्रोजन कंटेनिंग जो डीएनए मॉलिक्यूल है उसको लाइटर नाइट्रोजन कंटेनिंग डीएनए मॉलिक्यूल से भेदभाव करके पहचान लेंगे। यही यहाँ पे लिखा गया है। डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन कराएंगे सीजियम क्लोराइड मीडियम में तो आपको ये भेदभाव पता लग जाएगा। प्लीज़ नोट दैट N15 इज़ नॉट अ रेडियो एक्टिव आइसोटोप। ठीक, रेडियो एक्टिव आइसोटोप नहीं है। ये क्या है जी? ये आपका हैवी नाइट्रोजन है। आगे चलता हूँ। थोड़ा हम लोग का ये आउट ऑफ फोकस हो गया है, फोकस में ले आऊँ तो आगे चलूँ।
ठीक है। देन दे ट्रांसफर्ड द सेल्स इनटू अ मीडियम विद नॉर्मल NH4Cl। तब इन्होंने जब ये पूरी तरह से N15 वाला नाइट्रोजन जो है DNA में आ गया, तब इन्होंने सेल्स को ट्रांसफ़र कर दिया नॉर्मल नाइट्रोजन पे एंड टुक सैंपल एट वेरियस डेफिनेट टाइम इंटरवल्स एज द सेल्स मल्टीप्लाइड एंड एक्सट्रैक्टेड द DNA दैट रिमेन्ड एज डबल स्ट्रैंड हेलिकल। और सेल्स को मतलब बैक्टीरिया को इन्होंने ऐसे मीडियम पर ट्रांसफ़र कर दिया जहाँ पे अब N14 लाइटर नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड NH4Cl है। तो क्या होगा, अब जो नया DNA मॉलिक्यूल बनेगा उसमें जो नाइट्रोजन आ रहा है लाइटर आएगा, और समय समय पे ये दोहराते रहे टाइम इंटरवल पे, हर 20 मिनट के बाद ये दोहराते रहे, 20 मिनट लाइफ साइकिल है इसलिए, और सैंपल लेते रहे, उन सेल से DNA एक्सट्रैक्ट करके सैंपल लेते रहे। द वेरियस सैंपल वर सेपरेटेड इंडिपेंडेंटली ऑन सीजियम क्लोराइड ग्रेडियंट टू मेजर द डेंसिटी। फिर इन्होंने डेंसिटी मेजर करने की कोशिश करी सीजियम क्लोराइड मीडियम में, उनको सेंट्रीफ्यूगेशन करा के। कैन यू रिकॉल दैट सेंट्रीफ्यूगल फोर्स? ये सब छोड़िए, अब इस पे आ जाइए, इस वाले यहाँ पे देखिए, ये हैवी नाइट्रोजन है, ये आपका हाइब्रिड नाइट्रोजन DNA है, ये आपका हैवी नाइट्रोजन वाला मॉलिक्यूल DNA, ये DNA मॉलिक्यूल जिसमें एक स्ट्रैंड तो हैवी नाइट्रोजन का है, एक स्ट्रैंड लाइटर नाइट्रोजन का है, ठीक है जी। हैवी वाले को रेड से और लाइटर वाले को ग्रीन से। तो हाइब्रिड का मतलब एक स्ट्रैंड हैवी नाइट्रोजन का और एक स्ट्रैंड लाइटर नाइट्रोजन का। तो 20 मिनट के बाद आप जानते हैं DNA, यही तो एक्सपेरिमेंटली इन्होंने प्रूव किया है कि सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ रेप्लिकेशन दिखाता है। उसका मतलब है कि जो नया मॉलिक्यूल बनेगा उसमें एक पेरेंटल स्ट्रैंड और एक न्यूली फॉर्म, ये मानिए न्यूली फॉर्म, एक पेरेंटल और एक न्यूली फॉर्म। तो ये दोनों स्ट्रैंड आपस में अलग हुए, इन पे नए नए स्ट्रैंड, एक एक स्ट्रैंड बन गया। तो हुआ क्या, जो नई सेल्स बन रही हैं, ये हमारी पेरेंट सेल थी, 2 डॉटर सेल में डिवाइड हो गई। उनके जो DNA मॉलिक्यूल है उसमें एक स्ट्रैंड तो इसका आया रेड का, और एक स्ट्रैंड इधर आ गया रेड का, और ग्रीन वाले नए बन गए। तो ये हाइब्रिड DNA हो गया। अब देखिए, इसको इन्होंने इस वाली जनरेशन की सेल से DNA निकाल के जब इन्होंने सेंट्रीफ्यूगेशन कराया तो हैवी वाला यहाँ सेटल हो रहा है, लाइटर वाला यहाँ सेटल हो रहा है थोड़ा पहले। अब ये जो ये ग्रेविटेशनल फोर्स इधर होनी चाहिए, ग्रेविटेशनल फोर्स इधर होनी चाहिए। इसका मतलब है ये जो डायग्राम है इसको आप इस तरह से नहीं, इस तरह से रीड करो। नहीं समझ में आई बात? चलिए आपको अपनी स्लाइड पे ले जाके दिखाऊं, ठीक है, वहाँ समझ में आ जाएगी। तो बेसिकली है क्या, ये डायग्राम ऐसे वहाँ बना होना चाहिए। तो हैवी नाइट्रोजन देखिए, हैवी नाइट्रोजन तो DNA मॉलिक्यूल है इधर, ग्रेविटेशनल फोर्स इधर। अब ये फर्स्ट जनरेशन का जो होगा, क्योंकि उसमें एक लाइटर और एक हैवी हाइब्रिड है, वो यहाँ सेटल हो रहा है। और सेकंड जनरेशन, ये फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन में अब जो होगा 4 सेल्स हो गई, मतलब 4 DNA मॉलिक्यूल, 4 DNA सैंपल हो गए। उसमें से 2 DNA जो हैं 50% DNA वो आपके हाइब्रिड वाले हैं। ये देखिए, ये हाइब्रिड, और 50% DNA जो है वो न्यूली सिंथेसाइज लाइटर वाले हैं यहाँ पे, ठीक है, सेकंड जनरेशन में। अगर ये थर्ड जनरेशन का करते तो क्या सीन होता? तो सीन ये होता, 8 मॉलिक्यूल, 8 सेल्स में 8 DNA मॉलिक्यूल, उनमें से 2 हाइब्रिड होते और 6 लाइटर होते। ये हो गई थर्ड जनरेशन के बाद, ठीक है। सेकंड जनरेशन तक तो वहाँ दिया। फोर्थ जनरेशन में अगर चले जाइए आप, मतलब 80 मिनट्स कर दीजिए, फोर्थ जनरेशन में चले जाइए तो 16 सेल्स, 16 DNA मॉलिक्यूल, 2 हाइब्रिड रहेंगे, 14 आपके न्यूली सिंथेसाइज लाइटर हो जाएंगे। तो ये हाइब्रिड अब आपके 2 ही रहेंगे शुरू से लेके आखिरी तक। हाइब्रिड आपके 2 ही, क्योंकि 2 स्ट्रैंड ऐसे थे, पेरेंटल वाले जो 2 थे जो अलग अलग हो गए, ठीक है, उनके साथ 2 हमारे लाइटर होंगे। तो 2 मॉलिक्यूल DNA के ऐसे होंगे जो हाइब्रिड होंगे किसी भी जनरेशन की, जब आप बात निकालना चाहेंगे। बाकी जो होंगे वो आपके लाइटर होंगे। इस बात को दिमाग में रख लीजिएगा। तो कभी भी आप इस तरह का क्वेश्चन आया तो आप वहाँ पे झांसा नहीं खाएंगे, ठीक है। तो इन्होंने एक्सपेरिमेंटली, क्योंकि इन्होंने जब अलग अलग जनरेशन के निकाले डेंसिटी का, जब इन्होंने देखा है कंपोजिशन, तो ये आपको पता लगेगा कि 100% फर्स्ट जनरेशन में हाइब्रिड, 50% हाइब्रिड, 50% लाइटर, सेकंड जनरेशन में 25% हाइब्रिड, 75% लाइटर, आपका थर्ड जनरेशन में 12.5% आपका हाइब्रिड और 87.5% आपका लाइटर नेक्स्ट जनरेशन में। तो अब आपको ये समझ में आ गया होगा कि ये डायग्राम किस तरह से रीड करना है, और ये कैलकुलेशन याद रखिएगा। गुड बाय।